नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में इस वक्त सबसे बड़ा संग्राम अगर छिड़ा है तो वो नीट की परीक्षा को लेकर छिड़ा है। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए आक्रोश भी है और सड़क से लेकर सियासत के गलियारों तक कोहराम भी मचा हुआ है। इसी बीच मोदी सरकार पेपर लीक मामले में नया कानून भी ले आई है। बावजूद इन सब के पेपर लीक कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और आज जो न्यूज 24 खुलासा करने जा रहा है उससे यह साफ हो जाएगा कि नीट का पेपर कितना क्लीन है। यह रिपोर्ट देखिए और जानिए पेपर लीक के तार जुड़ रहे हैं झारखंड तो बिहार। तो ये जो गाड़ी है जो आप देख रहे हैं डस्टर गाड़ी है, झारखंड नंबर की गाड़ी है और ये गाड़ी सिकंदर की गाड़ी है, यानी परीक्षा माफिया सिकंदर जो था उसकी ये गाड़ी है। लर्न प्ले स्कूल ये खेमनीचक इलाके में है और परीक्षा माफिया इस हाउस को सेफ हाउस का नाम दिया था। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी छात्रों का हंगामा, कभी आरोपियों का कबूलनामा, कभी नेताओं का सियासत चमकाना। घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। जांच होगा तब न तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा। तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अब इस पूरे मामले में जो नया खुलासा हुआ है उसने इस पूरे पेपर कांड का एक तार जोड़ दिया है। सब समझाएं, पेपर लीक का खुलासा दिखाएं, उससे पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। एक कार है, एक सेफ हाउस है, एक बर्न पेपर यानी कि जला हुआ पेपर है। यही पेपर लीक कांड के 3 नए किरदार हैं। एक सेफ हाउस है जहां नीट एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को पेपर बांटा गया। एक कार है जिससे उस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अगर ये कार ना पकड़ी जाती तो हो सकता है शायद नीट पेपर लीक कांड का खुलासा कभी हो ही नहीं पाता। पटना पुलिस को एक टिप मिली थी। टिप ये मिली थी कि झारखंड नंबर का एक गाड़ी है जो एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास घूम रही है। उसके बाद शास्त्री नगर थाने की जो पुलिस है वह एक्टिव हुई। आनन फानन में उन्होंने 10 लोगों की टीम बनाई और उसके बाद गश्ती करने लगी, यानी कि नाकेबंदी करके हर गाड़ी की जांच करने लगी। उसी दौरान यह गाड़ी दिखी। हालांकि गाड़ी भगाना चाहता था ड्राइवर, लेकिन पुलिस जो है वह आगे बढ़कर इस गाड़ी को रोका। उसके बाद इस गाड़ी की तलाशी ली गई। इस गाड़ी में 4 जो कैंडिडेट थे, जो सिकंदर के कैंडिडेट थे, चाहे आयुष हो, अनुराग यादव हो, सभी का एडमिट कार्ड जो है इस गाड़ी से बरामद हुआ। उसके बाद कड़ाई से सिकंदर से पूछताछ हुई और उसके बाद एक के बाद एक करिया जो है वह सामने आने लगी। और उसके बाद शास्त्री नगर थाने की जो पुलिस है वो एक के बाद एक यानी 13 आरोपियों को गिरफ्तार की जो अभी जेल के अंदर बंद हैं। तो निश्चित रूप से इस गाड़ी की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये गाड़ी ना होती तो शायद नीट पेपर लीक के मामले का पूरा खुलासा ना होता। नीट पेपर लीक कांड की पोल पट्टी एक फोन कॉल से खुली जिसमें अब कई बड़े नाम शक के घेरे में आते दिख रहे हैं। दरअसल 5 मई को नीट परीक्षा शुरू होने से करीब 3 घंटे पहले पटना पुलिस को एक फोन कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन बस इतना कहा कि 4 अपराधी एक SUV से ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। इस फोन कॉल से मिली आधी अधूरी जानकारी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली का पूरा पिटारा ही खोल कर रख दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शास्त्री नगर थाने में और मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये साधारण गाड़ी नहीं बल्कि काफ़ी विशेष गाड़ी है। अगर ये गाड़ी ना होती और ये गाड़ी अगर
शास्त्री नगर थाने की जो पुलिस है वो नहीं पकड़ती तो आज शायद नीट पेपर लीक मामले का खुलासा भी नहीं होता। गाड़ी के सामने आप देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है नगर प्रशासन दानापुर, झारखंड नंबर की गाड़ी है और ये गाड़ी सिकंदर की गाड़ी है, यानी परीक्षा माफिया सिकंदर जो था उसकी ये गाड़ी है। अगली सीट पर वो बैठा हुआ था और उसके ठीक बगल में उसका ड्राइवर यानी सिकंदर का जो ड्राइवर बिट्टू है, जो बिहार का रोहतास का रहने वाला है, वो बैठा हुआ था और पीछे रिंकी यानी कि राकेश कुमार और एक और परिजन बैठे हुए थे। जो अभ्यर्थी है आरोपी आयुष, उसके परिजन और उसके पिता बैठे हुए थे, यानी इस पूरे गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, आनन फानन में आरोपियों को गिरफ्तार किया और कबूलनामा दर्ज करते हुए उस सेफ हाउस तक पहुंची जहां आरोप है कि 5 मई के पेपर से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को 10 से 12 अभ्यर्थियों को रखा गया था और लीक पेपर रटवाने में मदद की गई थी। दिखने में ये एक प्ले स्कूल जैसा है, लेकिन इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस के एफआईआर में जिस हाउस और जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। ये पटना का खेमनी चक इलाका है और ये हाउस जो है ये एक छोटा सा स्कूल है। आप देख सकते हैं स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, लर्न प्ले स्कूल। ये खेमनी चक इलाके में है और परीक्षा माफिया इस हाउस को सेफ हाउस का नाम दिया था, यानी जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तब उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने 12-13 परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को इस हाउस में रुकवाया था और इसको सेफ हाउस का नाम दिया गया था। यहाँ 12-13 अभ्यर्थियों को रखा गया था और यहाँ चिंटू और पिंटू, जो संजीव मुखिया का बेहद करीबी माना जाता है, वो मौजूद था। चिंटू के पास, चिंटू के जो मोबाइल थे उसमें प्रश्न पत्र आया, आंसर की आया। यहाँ जो मौजूद सभी अभ्यर्थी थे उनको प्रश्न पत्र के साथ साथ आंसर की दिया गया, सबको रटवाया गया और उसके बाद एक एक करके सभी अभ्यर्थी जो थे वो यहाँ से निकले 5 मई को और अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो था वो वहाँ पर गए। लेकिन ये सब परीक्षा माफिया, चाहे अमित आनंद हो, नीतीश कुमार हो, उनके देख रेख में किया गया, यानी बच्चों को उनके एग्जामिनेशन सेंटर पर भी परीक्षा माफियाओं के निरीक्षण में पहुंचाया गया। पहले से पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। यहाँ चिंटू और पिंटू था जिसको पटना की पूरी जिम्मेदारी माफिया संजीव मुखिया ने दी थी। नीट पेपर लीक को लेकर शहर शहर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। छात्रों के साथ साथ विपक्ष जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुजरात, हरियाणा और बिहार के बाद अब झारखंड सुर्खियों में है, क्योंकि पेपर लीक के तार अब झारखंड के सेंटर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसे कुछ इस तरह से समझिए। 5 मई को नीट यूजी से 3 घंटे पहले पुलिस को एक गुमनाम फोन कॉल आया जिससे टिप मिली कि 4 अपराधी जिन्होंने परीक्षा आयोजित होने से 1 दिन पहले अभ्यर्थियों को उत्तर याद रखने में मदद की, वो एक कार से सुरक्षित घर यानी कि सेफ हाउस की ओर जा रहे हैं, जिनके पास छापेमारी में पुलिस को 13 रोल नंबर मिले। जिसके बाद पुलिस ने अब खुलासा किया है कि उन्हें नीट के प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से मिले। यही नहीं, जिन 4 को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया, उनसे मिली जानकारी में जिन 9 लोगों के नाम बताए गए उसमें सिकंदर यादवेंदु का नाम भी शामिल था। यादवेंदु वही शख्स है जिसके फ्लैट से पुलिस ने 6 मई को कुछ जले हुए पेपर बरामद किए थे। यही वजह है कि नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक पेपर लीक का एपिसेंटर झारखंड था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था पेपर। पटना में बरामद जले प्रश्न पत्र के बाद खुलासा, झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस को दी जानकारी।
जिस संदिग्ध गाड़ी में पेपर लीक से जुड़े कुछ किरदार पकड़े गए थे, उसी के बाद इस मामले का खुलासा हुआ और अब हर रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। नीट और एनईटी पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी एक्शन में आ गई है। शनिवार को झारखंड से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो यूजीसी नेट मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ भी हुई। झारखंड से सॉल्वर सिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सिंटू और पिंटू के पास ही नीट का पेपर आया था। ये दोनों संजीव मुखिया गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस को अभी भी इसकी तलाश है। नीट पेपर लीक मामले का सेंटर 33 करोड़ का इंटीरियर, 500 करोड़ की बिल्डिंग, 10 एकड़ में बना शीश महल। आंध्र में मचा रहा सियासी हलचल। नायडू रेड्डी में 40 साल पुरानी लड़ाई, महल तोड़ ऑफिस तोड़ पर आई। इस महल को अपनी आंखों में बसा लीजिए। आपने देश दुनिया में तमाम ऐसे तानाशाहों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपनी ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े महल बनवाए, लेकिन ये महल किसी तानाशाह का बनवाया नहीं है, बल्कि इसे उस सरकार ने बनाया है जो हमारे आपके वोट से चुनकर सत्ता में आई। आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब ये महल चर्चा का विषय बन गया है। कोई इसको जगन महल कह रहा है, तो कोई इसकी तुलना सद्दाम हुसैन के महल से कर रहा है। सत्ता बदली तो विशाखापट्टनम की ऋषिकोंडा पहाड़ी को काट कर बनाए गए इस महल की चर्चा आम हो गई। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब टीडीपी विधायक जी श्रीनिवास राव का दौरा हुआ। उन्होंने इसे राजमहल बताया। People are saying that that's a 500 crore palace. No, it is 700 crore palace because they have taken out a resort. Earlier there was a resort there. It is worth 200 crores. It was taken out. It was demolished and they started constructing that palace at Rushikonda. I say it's an environmental destruction. See, and spending huge amount on government buildings, I don't think it will serve any purpose. इस बिल्डिंग को शाही महल, शीश महल, बीच व्यू पैलेस या फिर जगन महल क्यों कहा जा रहा है, तो इसके बारे में जान लीजिए। ये ऋषिकोंडा पहाड़ को काट कर बनाई गई है। महल के सामने समुद्र है, इसलिए इसको बीच व्यू पैलेस भी कहा जा रहा है। 2021 के आसपास इसको बनाना शुरू किया गया था। जिस जमीन पर इसको बनाया गया है उस पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ थे, लेकिन सरकारी आदेश का पालन करने के लिए पेड़ों को काटा गया। 10 एकड़ के इलाके में 7 ब्लॉक बनाए गए हैं। इस पर 500 करोड़ खर्च किया गया है। 12 लग्जरी बेडरूम वाले इस महल की जब चर्चा शुरू हुई तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने इसे जनता का भवन बता दिया। About that Rishikonda constructions, we constructed in true spirit of better buildings to rule from Vizag, and that buildings should be used for any government purpose, but that buildings are belonging to government of AP, not the buildings are not for Jagan Mohan Reddy or YSRCP. That buildings what actually constructed and beautifully with very good architecture in true and good spirit for the government of AP. राजनीतिक दलों को वाईएसआरसीपी की दलील रास नहीं आ रही। वो महल के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। कांग्रेस की ओर से भी महल को लेकर पूर्व सीएम पर आरोप लगाए गए। If the officers are honest and strict, this construction would not have taken place. First of all, demolition would not have taken place. So the officers concerned should be punished thoroughly and thoroughly, so that no other officer will try to cooperate with the government and destroy public money like this. The government, public servants, IAS, IPS, IRS officers are meant to protect the public money. But these people have become slaves of the government, party, political parties and the presidents. It has come to light that it is the people's money that was spent on Rishikonda Palace, and this is not excusable. If it is the people's money, then the people should know why it was used. And I think if an inquiry is conducted into this by a sitting judge, the truth will come out.
And if action needs to be taken, it needs to be taken because the YCP government had taken a debt to the tune of 8 lakh crores of rupees. And spending money like this irresponsibly is not excusable by the people. टीडीपी की ओर से कहा जा रहा है कि यह महल पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के लिए कैंप ऑफिस के रूप में काम करने के लिए था, क्योंकि पहले उन्होंने विशाखापट्टनम को आंध्र की राजधानी घोषित किया था। महल को लेकर कई और बातें कही जा रही हैं। टीडीपी की ओर से लिखा गया, जब जगन की पत्नी ने उनसे बीच व्यू पैलेस खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने सभी नियम तोड़ दिए, जनता के सैकड़ों करोड़ बर्बाद कर दिए। कहानियां सुना रहे हैं, पार्टी की ओर से जांच की बात कही जा रही है। Now, you see, once the government has changed, the maintenance of that structure is very costly. It is not, I don't think the government can maintain that structure because it's such a costly. So, that what Mr. Jagan Mohan Reddy, the former CM, has done is a blunter. Now, we will take the opinion of the public, Visakhapatnam public, and whatever is best we will try to do with that billing. ऋषिकोंडा पहाड़ के जिस जमीन को काटकर महल बनाया गया है वो पर्यावरण के हिसाब से बहुत संवेदनशील है। इसे बनाने में पर्यावरण की कैसी अनदेखी की गई है, इसकी जांच की मांग भी आंध्र प्रदेश में उठ रही है। सरकार भी कार्रवाई की बात कह रही है। ये 7 सितारा महल आंध्र प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में छाया रहेगा। ऋषिकोंडा महल और उसकी लग्जरी जिन पर गौर करना जरूरी है। भारी कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के लिए क्या ऐसी बिल्डिंग जरूरी है? क्या इस पैलेस से आंध्र प्रदेश की जनता का कोई फायदा होगा? क्या पैलेस को बनाने में पर्यावरण के नुकसान को ध्यान में रखा गया? ये ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। इस बीच उन 2 तस्वीरों पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इनके बिना आंध्र के सियासी बदलापुर की कहानी पूरी नहीं होगी। साल 2019 था। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की सरकार जा चुकी थी। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में नई सरकार बनी तो पहली बड़ी कार्रवाई चंद्रबाबू नायडू पर हुई। उनके आवास के बगल में बनी 8 करोड़ की बिल्डिंग को ये कहते हुए गिरा दिया गया कि ये गैर कानूनी है। सीएम रहते हुए चंद्रबाबू नायडू इसी बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक किया करते थे। ये बिल्डिंग अमरावती में कृष्णा नदी के किनारे बनी थी। जिस बिल्डिंग को अवैध कहते हुए तब गिराया गया था, उसका और चंद्रबाबू नायडू के आवास का एक ही दरवाजा था। अब 2024 है। आंध्र प्रदेश में फिर सत्ता बदल चुकी है। अब सत्ता में चंद्रबाबू नायडू की वापसी हो चुकी है। अधिकारी वही हैं, लेकिन नेतृत्व बदल गया है। कार्रवाई की बारी जगन मोहन पर है, जो अब दिख रही है। उसी अमरावती में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP का केंद्रीय कार्यालय बन रहा था, जिसे सुबह 6 बजे ये कहते हुए गिरा दिया गया कि ये सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा है। कार्रवाई अमरावती राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से की गई। YSRCP को अंदेशा था कि ऑफिस को गिरा दिया जाएगा, इसलिए पार्टी ने कोर्ट का रुख किया था और स्टे ऑर्डर ले आई थी। लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के हाथ में स्टे ऑर्डर आता उससे पहले ही बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। As far as Honorable High Court is concerned, it has given a clear direction to APCRDA to act legally as per the procedure. Hence, if it is the illegal encroached land and without proper permissions, these constructions are going on, definitely such kind of acts can be restrained by the state government as per the direction of the Honorable High Court. Today, early in the morning, by 4:30, 5 o'clock itself, 6 bulldozers came to demolish YSRCP office at Tadepalli, Mangalgiri, without any due procedure following to dismantle them. They have not given any confirmation report about violation of that building. CRDA issued proceedings to demolish it. As per the law and the prevailing rules, any illegal construction need to be demolished. And today, the party
office of the YSR Congress Party, which is being built illegally without obtaining any permissions from the concerned departments, is being demolished today as per the rules prevailing by the concerned departments. इधर YSRCP के चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर ऑफिस तोड़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू प्रतिशोध की राजनीति को एक नए स्तर पर ले गए। एक तानाशाह की तरह उन्होंने लगभग पूरा बन चुके YSRCP के केंद्रीय कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई। राज्य में कानून और न्याय तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है। चुनाव के बाद हो रहे खून खराबे और हिंसक घटनाओं ने इस बात का संकेत दे दिए हैं कि चंद्रबाबू नायडू की 5 साल की सरकार का शासनकाल कैसा रहने वाला है। इन धमकियों और हिंसा के कृत्यों से YSRCP न तो झुकेगी और ना ही पीछे मुड़कर देखेगी। हम जनता की ओर से, जनता के लिए और जनता के साथ कड़ा संघर्ष करेंगे। मैं देश के सभी लोकतंत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि वो चंद्रबाबू नायडू सरकार के इस कृत्य की निंदा करें। आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP चीफ जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ये पहली बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी तेलंगाना में उनके लोटस पांड निवास के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चल चुका है। वो कार्रवाई ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की ओर से की गई थी। तब निगम अधिकारियों ने कहा था कि जगन मोहन रेड्डी के आवास के बाहर टाइल लगाने का काम होना है, इसलिए परिसर की दीवार से सटे कुछ हिस्से को हटाया गया है। अब 2021 की उस वीडियो की चर्चा जिसने आंध्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था, हुआ यूं था कि विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के विधायकों ने चंद्रबाबू नायडू की पत्नी को लेकर टिप्पणी कर दी, जिससे चंद्रबाबू नायडू बहुत आहत हुए थे। वो सार्वजनिक मंच पर फूट फूट कर रोने लगे थे। तब चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की थी, मैं इसके बाद इस सभा में शामिल नहीं होऊंगा। मैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटूंगा। मेरी पत्नी कभी राजनीति में नहीं रही, चाहे मैं सत्ता में रहूं या बाहर। उन्होंने मुझे हर समय प्रोत्साहित किया, राजनीति में हस्तक्षेप कभी नहीं किया। फिर भी मेरी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की गई। 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी इतना कष्ट महसूस नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कई संघर्ष और उतार चढ़ाव देखे। मैंने विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कई गर्मागर्म बहसें देखी, लेकिन विपक्ष को इस तरह से कुचलना अभूतपूर्व है। चंद्रबाबू नायडू ने तब विधानसभा की तुलना कौरव सभा से भी कर दी थी, लेकिन जगन मोहन सरकार में उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। मार्च 2021 में नायडू को तिरुपति एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोक लिया था, जब वो चित्तूर में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। इसके बाद 2023 में चंद्रबाबू नायडू पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। CID ने चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया। नायडू 52 दिनों तक जेल में रहे। तब आरोप लगा था कि घोटाले की वजह से सरकार को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। जमानत पर रिहा हुए चंद्रबाबू नायडू ने राजनीति में वापसी की और फिर से आंध्र की सत्ता में है। अब बात नायडू और रेड्डी परिवार के राजनीतिक अदावत की, जो व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच गई। ये अदावत लगभग 4 दशक पुरानी है। इसमें चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी की 2 पीढ़ियां शामिल हैं। पहले चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के पिता YSR आपस में मित्र हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों ने 1978 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था और साथ में विधायक बने थे और तब की सरकार में मंत्री भी। 1984 में चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस छोड़ दी और अपने ससुर NT रामाराव की पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद YSI आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बताते हैं कि यहीं से चंद्रबाबू नायडू और YSR के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू हुई, जो समय के साथ और बढ़ती गई। 2004 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की हार हुई और सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई, जिसमें YSR मुख्यमंत्री बने। सितंबर 2009 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में YSR की मौत हो गई। इसके बाद आंध्र की राजनीति बदल गई। 2014 में आंध्र के 2 हिस्से हो गए। इधर पिता YSR की मौत के बाद जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उनके परिवार के रिश्ते अब कांग्रेस के साथ वैसे नहीं थे जो उनके पिता के दौर में हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने YSR कांग्रेस नाम की पार्टी का गठन किया।
जगन मोहन रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू से अदावत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उन्हें लगता है कि 2012 में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी गिरफ्तारी चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही हुई। उन्होंने कांग्रेस से मिलकर उन्हें जेल में डलवाया। यही वजह थी कि जब 2019 में जगन मोहन रेड्डी को सत्ता मिली तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ बदला लेना शुरू किया, जिसका शिकार अब जगन मोहन रेड्डी खुद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।